नांदगांव खंडेश्वर तहसील के सेलू गांव के पास से बेमला नदी बहती है और इसी बेमला नदी में रोजाना की तरह 3 युवक मछली पकड़ने के लिए गए थे। 2 युवक नदी से बाहर निकल गए थे, लेकिन उसी समय नदी को तेज पूर आया हुआ था और इस पूर में नितिन गणपत शेंडे भी नदी में उतरा हुआ था। जाल भारी होने के चलते शायद नितिन शेंडे अपना संतुलन नहीं बना पाया और वो पानी में डूब गया। ये नज़ारा देख दोनों ही साथियों ने खूब चिल्ला पुकार की, किंतु कोई भी मदद के लिए नहीं आया। तब तक तेज नदी के पूर के बहाव में नितिन शेंडे बह चुका था। दोनों युवकों ने इस बात की खबर तुरंत ही सेलू गांव के पुलिस पाटिल को दी और पुलिस पाटिल ने इस घटना की तुरंत जानकारी तहसील प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन को दी। खबर मिलते ही तुरंत ही घटना स्थल पर तहसीलदार पीयूष चिवंडे, नायब तहसीलदार चेतन मोरे, थानेदार उदय सोयस्कर पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और उसी समय खोजबीन अभियान चलाया गया। लेकिन बुधवार की रात बीतने के पश्चात भी नितिन शेंडे का शव नहीं मिला। गुरुवार की सुबह से ही आखिर एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को भी यहां पर बुलाया गया और सुबह से लेकर शाम तक इस टीम ने नदी का कोना कोना छान मारा, किंतु नितिन गणपत शेंडे की लाश कहीं पर भी नहीं मिली है। रेस्क्यू टीम नितिन शेंडे की लाश को ढूंढने की पुरजोर कोशिश कर रही है, किंतु तेज नदी के पानी के बहाव के चलते शायद नितिन गणपत शेंडे का शव कहीं ज्यादा दूर निकल गया होगा या जाल भारी होने के चलते शायद वो कहीं नदी के खोल गहरे पानी में गाल के अंदर अटक गया होगा। ऐसी चर्चाएं भी गाँव वासियों में चल रही है। रेस्क्यू टीम द्वारा नितिन गणपत शेंडे की लाश को ढूंढने का अभियान अब भी जारी है। नांदगांव खंडेश्वर से ज्येष्ठ पत्रकार उत्तम ब्रह्मणवाड़े की यह रिपोर्ट। भोयर आमच्या हे जे नद आहे बेमळा नद आमच्या गावातील काल म्हणजे 15 तारखेला दुपारी 2:30 ते 3च्या दरम्यान 3 युवक ज्याच्यातनी नितिन गणपत शेंडे त्याच्यासोबतचे 2 सोबती जे दररोजच्या नुसार मछली व्यवसाय करण्याकरता नदीमध्ये बेमळा नदीमध्ये उतरल्यानंतर त्यांनी जो नितिन होता त्यांनी असा कमरीला जाळ बांधल्यानंतर ते पोहत 2 त्याच्या जे मित्र ते समोर आले आणि हा जाळ याच्या कमरीला असल्यामुळे हा होऊ शकते त्या कशाला तरी लटकून किंवा जाळ जास्त भारी झाल्यामुळे याच्या नाकातोंडात पाणी जाऊन हा बुडाला। त्याच्यानंतर मी पोलीस पाटलाचा भाऊ या नात्याने लगेच घटनास्थळी जाऊन आणि जे आमचे ठाणेदार आहे सोयस्कर सर, तहसीलदार नवीन आलेले, त्याच्यानंतर मोरे सर आणि अमरावतीचे जे कलेक्टर ऑफिस आहे इथे जे रेस्क्यू ऑपरेशन आहे त्या ठिकाणी लगेच मी कॉन्टॅक्ट केला आणि 1 तासाच्या आत सर्व सोयस्कर सर, तहसीलदार आणि रेस्क्यू ऑपरेशनवाले इथे आले। पण त्यानंतर 5:30 ते 5चा वेळ झाला होता। सरांनी जेव्हा रेस्क्यू ऑपरेशनला फोन लावला त्यांनी सांगितलं का बा आता आम्ही जर इथे यायला आम्हाला दीड तास पाहिजे, आम्ही सकाळी 6 वाजता येऊन आम्ही कारवाई सुरुवात करू। त्यानुसार आज रेस्क्यू ऑपरेशनवाले आले आहे आणि त्यांनी सकाळपासूनच रेस्क्यू ऑपरेशन आता चालू आहे। 16 जुलाई की सुबह अमरावती शहर के जस्तम चौक परिसर में नागरिकों का तांता लगा हुआ था और नागरिक इस बात को देखकर हकचक से थे कि आखिर अमरावती शहर की सबसे पुरानी इमारत गांधी मार्केट का महावीर प्लाजा के पिछले भाग का एक हिस्सा पूरी तरीके से बारिश के चलते ढह गया और इस 3 मंजिला इमारत के एक हिस्से में करीब 10 दुकानें और 5 कार्यालय थे, जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए और इन सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों का 2.5 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आपको बता दें कि शहर के मध्य स्थल में रहने वाले 56 वर्ष पुराने महात्मा गांधी मार्केट का यह हिस्सा बीती रात करीब 2:45 बजे पूरी तरीके से ढह गया। इस समय यहाँ पर 2 चौकीदार ड्यूटी पर तैनात थे, जो इस क्षतिग्रस्त इमारत के मलबे में दब गए थे। 3 मंजिला इमारत के ढह जाने की जानकारी मिलते ही मौके पर मनपा का दमकल दस्ता तुरंत ही पहुंचा और जेसीबी मशीन की सहायता से मलबा हटाते हुए इन दोनों चौकीदारों को घायल अवस्था में सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दमकल विभाग के अधीक्षक 15 के मार्गदर्शन में उप केंद्र प्रमुख सैयद अनवर, फायरमैन उताने, भगत राठौड़, तायडे, गौरव दंदे, गोविंद फुले, मोहन वानखड़े, मकवाने, वाहन चालक नितिन इंगोले, नीलेश आजने, राजू शेंडे, संजय चौहान,
शोएब खान, आपातकालीन कर्मचारी विपुल कुरिल, शेख तौसीफ व शुभम सोनटक्के ये सभी बचाव कार्य में मेहनत करते हुए नजर आए थे। महात्मा गांधी मार्केट परिसर के क्षतिग्रस्त होने की खबर जैसे ही महानगर पालिका के महापौर चेतन गावंडे को मिली तो वो भी तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल पहुंचने के पश्चात हालात का जायजा लिया और दमकल विभाग सहित मनपा प्रशासन से इस संदर्भ में काफी देर उन्होंने चर्चा भी की। अमरावती शहर की 56 वर्ष पुरानी ये इमारत जर्जर होने और बारिश के चलते ढह गई और इसमें करोड़ों रुपए का शहर के व्यापारियों का नुकसान हुआ है। अमरावती महानगर पालिका में शौचालय फर्जी बिल घोटाले के संदर्भ में ये मामला पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है और इसकी जांच हेतु इस मामले को आर्थिक अपराध शाखा के हवाले किया गया है। इस संदर्भ में आर्थिक अपराध शाखा ने अब तक बडनेरा जोन के कई अधिकारी और कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ भी की है, किंतु इस मामले के मुख्य दोनों आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं, जबकि इन आरोपियों की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। बावजूद इसके ये आरोपी अब भी फरार होकर पुलिस से छिपते फिर रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका के फर्जी शौचालय बिल घोटाले में 74,80,000 रुपए के बिल पेश किए गए थे, जबकि बडनेरा प्रभाग क्रमांक 4 में 466 लाभार्थियों के नामों के समावेश के साथ में इनके बिल भी उसमें सम्मिलित है और इस जांच में शायद बडनेरा शहर के अनेक नामी गिरामियों के भी नाम इसमें सम्मिलित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन आर्थिक अपराध शाखा इस संदर्भ में बारीकी से जांच कर रही है और इस बारीकी से जांच करने के चलते आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शरद कुलकर्णी से करते हैं बातचीत। सर, महानगर पालिका के फर्जी बिल घोटाले में जांच अब तक कहां तक पहुंच चुकी है? किन किन अधिकारी या कर्मचारियों से अब तक पूछताछ की गई और कितने लोगों के इसमें सम्मिलित होने की आशंका है? 26 जून 2020 को जो ज्ञानेश्वर गोविंदराव अलूरे बोल के है मनपा के ओएस कार्यालय अधीक्षक ज्ञानेश्वर गोविंदराव अलूरे, इन्होंने पोस्ट सिटी कोतवाली को फिरियाद दिया। ये जो दो लोग है संदीप रायकर और दूसरा है अनूप भगवान सारवान, ये दोनों ने फर्जी बिल दाखिल किए, उसकी टिप्पणी नस्ती दाखिल की है 74,80,000 की। तो उसने दाखिल किए तो जो तुम्हारे आयुक्त है उनको संशय आ गया, इतने बिल दाखिल किए तो साइन है कि नहीं। उन्होंने 4-5 लोगों को बुलाया जिसके ऊपर टिप्पणी के ऊपर साइन थी, उनको बुलाया तो वो बोले ये साइन हमारी नहीं है। उन्होंने चौकसी दिया, वो जो माना के उपयुक्त थे विजय खरोटे, उनके बाद चौकसी दिया। प्राथमिक चौकसी में वो जो बिल है फर्जी उनको लगा तो उन्होंने जो ओएस है ज्ञानेश्वर आलोरे उनको दिया, आदेश दिया कि तुम जाके फिरियाद दो। उन्होंने सिटी कोतवाली में जाके 26 जून को फिरियाद दे दिए, लेकिन वो प्राथमिक तपास सिटी कोतवाली ने किया। हमारे पास 6 जुलाई को तपास आ गया हमारे पास। जब तक ये 2 आरोपी है उन्होंने अटकपूर्व जामीन कोर्ट में दाखिल किया था, जब तक कोई फैसला नहीं होता हमने खुद जिला कोर्ट तो अपने गाय के साहब है उनके कोर्ट में जो फैसला था तो उनको जाके हमने बोले कि ये जो 2 आरोपी है उनको अगर जामीन दिए तो हमारा तपास आगे नहीं हो सकता है। ये मेन आरोपी है, अगर इनको अरेस्ट किए तो इनको मदद किसकी मदद से इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया, तो नहीं तो ये नस्ती दाखिल किया, इसकी मालूमात के लिए उनको अटक करना जरूरी है। तो जो हमारे सरकारी होते परीक्षित गणोकर है उन्होंने भी दिया। उनके जो आरोपी के वकील है श्री जाखड़ और गवई, वो 2 आरोपी थे, गवड़ी 2 उनके आरोपी के वकील थे, उन्होंने भी बहस किया, हमने भी हमारा मत मान दिया। तो न्यायमूर्ति ने उनका जामीन अर्ज खारिज कर दिया। तो हमने सवेरे भी जाके आए, हमारी 3 टीम बना लिए। अभी तक आरोपी का शोध नहीं लगा, लेकिन हम जल्द उनको अटक करेंगे। उनके अटक के पश्चात उन्होंने जो जवाब दिया उसके तहत हम आगे कौन इसमें शामिल है आरोपी वो अपने को मिल जाएंगे। बडनेरा महापा जोन क्रमांक 4 के कितने कर्मचारियों से अब तक पूछताछ हो जाएगी? 5-6 कर्मचारी है, जयराम मुसरे, सतीश राठौड़, इमरान खान, मिथुन मुसरे, सोपन मावलकर, इनको हमने जॉब के लिए बुलाया था। उन्होंने जॉब उनके लिए है, उनके साइन भी लिए, हमने साइन के नमूने भी लिए। लेकिन जब तक ये आरोपी आते फिर हम उनके हस्ताक्षर नमूने और वो आरोपी के नमूने और सब मिला के हम हस्ताक्षर करने नागपुर में है ऑफिस, उधर भेज के उसकी जाँच करेंगे। क्या लगता है सर, ये मुख्य दोनों आरोपी पुलिस की चुंगल से कब तक भागेंगे? वो तो भाग नहीं सकते, हम उनको बिल्कुल पकड़ लेंगे।
एनसीपी की टीम अलग है, कोतवाली की टीम है। बडनेरा के पीआई को हमने बोल दिया आरोपी अटैक करने के लिए, और हमारी भी 2 टीम लगी है उसके पीछे। वो तो अटैक होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, और आगे की जांच हमारी चालू है। बीती रात जहां अमरावती शहर के जस्तम चौक में गांधी मार्केट परिसर का एक 3 मंजिला भाग बारिश के चलते ढह गया, तो वहीं 16 जुलाई की दोपहर जवाहर गेट रोड पर एक 50 वर्ष पुरानी 2 मंजिला इमारत ने भी आखिर दम तोड़ दिया और ये इमारत भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर जमींदोज हो गई। इस इमारत के निचले भाग में अग्रवाल ड्राई फ्रूट सेंटर की दुकान है और अमरावती शहर में बीते 2 दिनों से तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और इस मूसलाधार बारिश ने अमरावती शहर की अनेक 50 से 100 वर्ष के बीच पुरानी इमारतों को क्षति पहुंचाते हुए अमरावती शहर के 2 इमारतों को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि अमरावती शहर सहित जवाहर गेट के अनेक क्षेत्रों में ऐसी अनेकों बिल्डिंगें हैं जो काफी ज्यादा जर्जर और कमजोर हो चुकी है और इन सभी इमारतों के मालिकों को मानापा द्वारा नोटिस भी दी गई है, लेकिन सभी ने थुतुर मुतुर की लिपापोती करते हुए ऊपर से अपने कमजोर इमारतों को चकाचौंध कर दिया। लेकिन तेज मूसलाधार बारिश ने आखिर इन सभी की पोल खोलना शुरू कर दी और इसी कड़ी में अग्रवाल ड्राई फ्रूट के संचालक शिव कुमार लक्ष्मी नारायण की ये 2 मंजिला इमारत ने भी दम तोड़ दिया और ये भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस इमारत के गिर जाने से जवाहर गेट परिसर में अनेक नागरिकों में इस बात की चर्चा है कि अब क्या महानगर पालिका का अतिक्रमण दस्ता अमरावती शहर के अनेक जर्जर इमारतों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए शहर में हो रही घटनाओं पर विराम लगाता है कि नहीं। इस इमारत के ढह जाने से अग्रवाल ड्राई फ्रूट के संचालक का लाखों रुपए के माल का नुकसान होने का भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। इस इमारत के ढह जाने के चलते जवाहर गेट परिसर वासियों का हुजूम सा इस इमारत के सामने नजारा देखने हेतु खड़ा हुआ नजर आ रहा था। मेलघाट की राजधानी धारनी के शहरवासियों के चेहरों पर 16 जुलाई को एक चमकदार रौनक नजर आ रही थी और इस चमकदार रौनक का कारण था कि धारनी शहरवासियों को बीते कई वर्षों से शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा था, जिसके चलते धारनी शहरवासी हद दर्जे परेशान थे और इस परेशानी का हल निकालने हेतु धारनी शहरवासियों की मांग के अनुसार धारनी शहर में 11,50,000 लीटर क्षमता के पानी की टंकी की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में वर्ष 2011 में जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख ने जल संसाधन बैठक के 6 नंबर के विषय में ये मुद्दा लिया था और ठहराव को मंजूरी दी गई थी। इस काम को जिला परिषद अंतर्गत करने की बात भी उन्होंने कही थी। समय बीतता गया और समय बीतने के पश्चात जैसे जैसे धारनी शहरवासियों के लिए ये पानी की टंकी के मुद्दे को लेकर क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई और उनकी आवाज को धारनी संभाग के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी शासन एवं शासन के अधिकारियों तक पहुंचाई और आखिर वो दिन आ ही गया था कि धारनी शहर में पानी की टंकी का काम शुरू हुआ और देखते ही देखते समय बीतने के पश्चात क्षेत्र के मुख्य सचिव के प्रयास से और आमदार राजकुमार पटेल एवं मंत्री बच्चू कडू साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख के मेहनत के चलते धारनी शहर में ये 11.5 लाख लीटर की पानी की टंकी बनकर तैयार हो गई, जिसके चलते अब धारनी शहरवासियों को शुद्ध पीने का पानी मिल पाएगा। बीते समय में इस पानी की टंकी के निर्माण कार्य को लेकर काफी ज्यादा अड़चनें आई थी और समय समय पर इस पानी की टंकी का काम रुक भी गया था, लेकिन धारनी के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों की जद्दोजहद रंग लाई और ये पानी की टांकी परिपूर्ण रूप से आज तैयार होकर खड़ी है और आने वाले समय में इस पानी की टंकी से धारनी शहरवासियों को शुद्ध पीने का पानी मिल पाएगा। पानी की टंकी के काम पूर्ण होने के चलते अब धारनी शहर में केवल पाइपलाइन और कुछ अन्य चिल्लर काम बचे हैं जो कि बहुत जल्दी पूरे कर दिए जाएंगे। पानी के टंकी का काम पूर्ण होने के चलते धारनी शहरवासियों ने जिला परिषद सहित क्षेत्र के आमदार, राज्य मंत्री एवं जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख सहित
इस पानी के टंकी को निर्माण करने वाले ठेकेदार सहित उन सभी मजदूरों का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि उन्हीं की मेहनत के चलते अब धारनी शहरवासियों को शुद्ध एवं 12 महीने पीने का पानी मिल पाएगा। धारनी से सुलेमान मेमन की यह विशेष रिपोर्ट। धारनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना ही आधी ग्रामपंचायत अंतर्गत राबवण्यात येत होती, भारत निर्माण योजनेअंतर्गत। परंतु भारत निर्माण योजना ही ग्राम पाणीपुरवठा स्वच्छतामार्फत राबवून येत असल्या कारणाने आणि समिती स्थापन न झाल्या कारणाने बरेच वर्षापर्यंत रेंगाळलेली होती। त्यावेळेस आम्ही फक्त उद्भव सोर्स आणि एक बोर घेऊन पाईपलाईन करून धारणी शहराचा बऱ्याच प्रमाणात पाणी टंचाई दूर केली। तदनंतर सदर योजना ही पेंडिंगमध्ये होती आणि तदनंतर सदरच्या योजनेच्या वेळेस माननीय राजकुमार पटेल साहेबांनी बरेच प्रयत्न करून सुद्धा योजना पूर्णतः जाऊ शकली नाही। तदनंतर सदर योजनेकरता आम्ही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून शासनामार्फत मंजुरी घेऊन याकरता आम्हाला पदाधिकारी तसेच शासन स्तरावर अधिकारी यांनी बरेच प्रमाणात मदत केली। सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सुद्धा या बाबतीत बराच इंटरेस्ट घेतलेला होता आणि ही योजना आम्हाला मंजूर करून दिली। आता सदरची योजना आम्ही पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने बराच प्रयत्न करत आहोत। फक्त माझी एकच विनंती आहे गावकऱ्यांना की सदरच्या योजनेत कुठल्याही प्रकारचा अडथळा तयार करू नये, जेणेकरून योजना प्रलंबित राहणार नाही आणि योजनेचा पूर्णपणे उपयोग गावाला देण्याची जबाबदारी माझी राहील। सर्वांना पाणी मिळेल आणि धारणी शहर गेल्या 15 वर्षापासून जे टंचाईग्रस्त होते ते शहर मी पाणी टंचाई मुक्त करणार ही मी ग्वाही देतो। 16 जुलाई को राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार और सभी पदाधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय पर काफी ज्यादा रोष में नजर आए। कारण था कि बीते दिनों अमरावती शहर में मदरसा प्रकरण के आरोपी को मुफ्ती जियाउल्लाह खान को कोर्ट ने 45 दिनों की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहाई के आदेश दे दिए और इस रिहाई के आदेश के संदर्भ में रहमत खान पत्रकार द्वारा इस प्रकार से जानकारी हासिल की गई है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मुफ्ती जियाउल्लाह खान को ये रियायत दी गई और इस संदर्भ में जिला अधिकारी को जो निवेदन दिया गया उस निवेदन में इस रिहाई के आदेश की जांच करने के संदर्भ में बात भी कही गई और इस संदर्भ में राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार का ये भी कहना है कि यदि मुफ्ती जियाउल्लाह खान को जमानत दी गई तो फिर देश के बाबा राम रहीम और अनेक ऐसे प्रकरण में लिप्त आरोपियों को भी जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि देश का संविधान तो एक ही है और संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उन्हीं कानूनों के आधार पर देश चल रहा है। यदि एक के साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय तो ये कहाँ का इंसाफ है। इसी बात को लेकर राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने जिलाधीश के सामने ये सारे बातों का खुलासा किया तो जिलाधीश ने भी इस संबंध में जांच करवाने के आदेश का आश्वासन रहमत खान पत्रकार को दिया। और आखिर रहमत खान पत्रकार द्वारा इस मामले में निवेदन क्यों दिया गया और उनकी इस संदर्भ में क्या राय है, आइए जानते हैं रहमत खान पत्रकार से। आज हमने राजवीर जनहित संगठन अमरावती की तरफ से माननीय जिलाधिकारी साहब के मार्फत भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विधि व न्याय विभाग दिल्ली, उसी के साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री, उसके बाद में विधि व न्याय विभाग महाराष्ट्र की अमरावती के विधि व न्याय विभाग, इस तरह गृह मंत्री को एक पत्र भेजा है। इस पत्र का भेजने का उद्देश्य यही है कि हाल ही में 4/11/2019 को एक लैंगिक मासूम बच्ची पर लैंगिक अत्याचार हुआ था, उसका बलात्कार हुआ था। उस बलात्कार के समय में उस आरोपियों को मुफ्ती जियाउल्लाह खान को पकड़ करके जेल में डाला गया था। सबसे पहले बात बताना यहाँ चाहता हूँ कि उसकी जमानत आज पूरे 8 महीने बाद इंटरियम बेल हुई है नागपुर हाई कोर्ट से। इस हाई कोर्ट के इस बेल पर हमको संशय है और शक है। शक ऐसा है कि कोविड-19 के अंदर में यदि मुफ्ती जियाउल्लाह खान को छोड़ा जाता है तो बाबा राम रहीम और आसाराम बापू को भी छोड़ना चाहिए। कारण यह है कि चलिए ठीक है, एक तरह से लगाया जाए तो कि उसको कोविड-19 हुआ मुफ्ती जियाउल्लाह खान को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 के अंदर में
हमारा मध्यवर्ती कारागृह के अंदर में सेंट्रल जेल में ऐसा एक व्यक्ति ही कोविड-19 का मिला है, मुफ्ती जियाउल्लाह खान। बाकी कोविड-19 के ऐसे मरीज नहीं मिले क्या? कब कोविड-19 की तपास नहीं? कोविड-19 के अंदर में कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया, उसका चौकसी अहवाल। हमारा बोलना यही है कि डॉक्टर से लेकर कोविड-19 के डॉक्टर से लेकर के तो जेल तक के, और जेल के बैरक, जिस बैरक में मुफ्ती जियाउल्लाह खान बलात्कार के आरोप में अंदर थे, जेल में थे, वहाँ की चौकसी होनी चाहिए, तपासनी होनी चाहिए। और ये सब तपासनी भारत के न्याय विधि व न्याय विभाग ने, अमरावती के विधि व न्याय विभाग ने, गृह राज्य मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री साहब ने, राष्ट्रपति साहब ने करना चाहिए। और ये आदेश देना चाहिए उन्होंने अपने संबंधित विभाग को कि ताबड़तोड़ चौकसी करके हकीकत सामने लाना चाहिए। हकीकत क्या है, इन सब के कागज पत्र तपासना चाहिए। इन लोगों ने, मुफ्ती जियाउल्लाह खान ने पैसे के बल पर शासन की दिशाभूल की है, न्यायपालिका की दिशाभूल की है, उच्च न्यायालय नागपुर की दिशाभूल की है, और झूठे कागजात रख करके उसमें जमानत हासिल की है। इंटरियम 24 अगस्त तक की उनको जमानत मिली है। उसके आगे क्या होता है ये देखना है। तो हमने ये जानना चाहते हैं। और अब जमानत देने के बाद में मुफ्ती जियाउल्लाह खान को जो जमानत दी है, तो इसमें ये भी डर है, ये भी सताया जाता है कि जिस पीड़ित के ऊपर, जिस माँ बाप के ऊपर अपनी बच्ची के बलात्कार होने की पीड़ा सहन हो रही, दुख हो रहा है, दुख परेशान हो रही है, तो वो पुरावे भी नष्ट किया जा सकते हैं और पुरावे भी ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए शासन से, प्रशासन से ये अनुरोध है कि मुफ्ती जियाउल्लाह खान पर पैनी नज़र रखे और उनके रिश्तेदारों पर भी पैनी नज़र रखे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं और किससे मिल रहे हैं। ऐसा अगर होता है तो बेचारी गरीब बच्ची, पीड़ित लड़की को, जिस पर लैंगिक शोषण और बलात्कार का मामला हुआ है, ऐसी लड़की को न्याय मिलना मुश्किल है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक काम कीजिए, तो सीधा सीधा कि भी आसाराम बापू और बाबा राम रहीम को भी छोड़ना चाहिए ऐसी तर्ज पर, अगर कोविड-19 चल रहा है तो। और कोविड-19 ये चल रहा है, बस इतना ही कहूँगा। और दूसरी बात ये भी कहूँगा कि राजवीर संगठन हर किसी के साथ में, हर किसी के लिए इंसाफ के लिए लड़ती है। उससे हर कोई जुड़े, हर झोपड़पट्टी का व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति उनसे जुड़े और उनसे जुड़ करके न्याय के लिए, गरीबों के न्याय के लिए, हक के लिए लड़े।